अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मीन्स के इस प्यार भरे महफिल में। मेरे दोस्तों, आप लोगों को क्लोज टेस्ट पेपर में अक्सर डराता है, और डरने का खास कारण क्या है? हम उसके ऑप्शंस में एलिमिनेट नहीं कर पाते कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन तक जाने के लिए और गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करने के तरीके पर हम अगर फोकस करें तो क्लोज टेस्ट के लिखे हुए क्वेश्चन में, मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोज टेस्ट के लिखे हुए क्वेश्चन में आप लोगों के सामने दो तरह के विकल्प होते हैं। एक तो वोकैब्स का विकल्प होता है और एक आप लोगों के सामने ग्रामर का विकल्प होता है। ठीक है जी। तो ये दो तरह के हमारे सामने जो विकल्प हैं, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन्हीं में सबसे बड़ी समस्या है। आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए बहुत खास ध्यान रखा है। एक तो रिसेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बनाकर दिए हैं रिसेंट न्यूज़पेपर से। दूसरी चीज, मैंने आज के इस सेशन में आप लोगों का खास ध्यान रखा है कि जैसे ही आप लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शंस के अंदर धीरे धीरे ग्रेडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि प्रोवाइडेड ऑप्शंस में हम टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, हम प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, और कभी कभी वर्ब की ऐसी फॉर्म्स जो पार्टिसिपल फ्रेज बनाने में मदद करती हैं, या कभी कभी हमारे सामने कॉम्पैक्ट पैसिव भी देखने को मिलते हैं। तो आज का ये जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस महफिल को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। शुरू होता है पहला सवाल यहां से। After spending more than 60 harrowing hours stranded at an altitude of 6,300 meters, harrowing का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी पेनफुल, है ना, यानी कि जो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर परेशान करने वाला होता है। आर स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब भटकते हुए, ठीक है भाई। एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 6,300 मीटर्स, ब्रिटिश एल्पिनिस्ट, एल्पिनिस्ट का मतलब क्या होता है? एल्पिनिस्ट हम कहते हैं माउंटेनियर को, एल्पिनिस्ट हम कहते हैं माउंटेनियर को, पर्वतारोही को हम कहते हैं, और ये खास बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं। फेम एनर्स एंड अमेरिकन क्लाइमेट, आगे लिखा है, एंड अमेरिकन क्लाइमेट साइंस PhD स्टूडेंट मिशेल दुवोर्को वर रेस्क्यूड ऑन संडे, लिखा है चौखंबा 3rd इन उत्तराखंड गढ़वाल हिमालयास। अगर हम ध्यान से देखेंगे, उत्तराखंड गढ़वाल हिमालयास के लिए इन प्रेपोजिशन वाजिब है। यहाँ पर अगर हम संडे की बात करते हैं के लिए वाजिब है, तो इस रेस्क्यू के लिए यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आनी चाहिए फ्रॉम। कौन से ऑप्शन में है? ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारे सामने आ जाता है पहले ऑप्शन का। आगे लिखा है, ब्लैंक इन द एक्सट्रीम वेदर विदाउट एनी मेजर इक्विपमेंट एंड नो वे टू सिग्नल फॉर हेल्प, द 2 women mountaineers who lost ब्लैंक एन SOS कॉल थर्सडे आफ्टरनून वेटेड इन द बाइटिंग। ध्यान से समझेंगे तो सर यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की कहानी चल रही है। हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव है, तो बात पास्ट के अकॉर्डिंग ही हमें चलनी होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज? ब्लैंक इन द एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम वेदर में ये फंसे हुए थे। ठीक है जी, बात अपनी जगह सही होगी, लेकिन यहाँ पर ये काम किस चीज का कर रहा है बच्चों? ये अपने आप में यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है ना, लिखा है ट्रैप्ड इन द एक्सट्रीम वेदर विदाउट एनी मेजर इक्विपमेंट एंड नो वे टू सिग्नल फॉर हेल्प, द 2 women mountaineers who lost, क्या लिखा हुआ है? who lost ब्लैंक, उन्होंने भेजे हैं। तो सर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से अगर हम बात कर लेंगे तो बात अपनी जगह सही जा रही है। करेक्ट है बेटा, who sent out, फाइन। The 2 women volunteers who lost sent out an SOS call Thursday afternoon, waited in the biting cold। ठीक है जी, उन्होंने इंतज़ार किया है, बिल्कुल जो मतलब एक्सट्रीम लेवल की सर्दी है उसमें वो इंतज़ार करते रहे कि रिप्लाई आई उनके
एसोस का। आगे क्या लिखा है, द स्काईज, और वो क्या कर रहे थे, दैट एक्शन वाज गोइंग ऑन, दिस एक्शन वाज गोइंग ऑन। और जब कोई भी एक्शन जो चल रहा होता है उसके लिए हम हमेशा मेंशन करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वो एडवांस में इस चीज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर वो कर रहे थे, तब इंतजार भी करते हुए उन्होंने पूरे आसमान की तरफ देखा कि उनको कोई उनका एसओएस का रिप्लाई आ जाए, ठीक है। अंटिल हेल्प अराइव्ड इन द एन अनएक्सपेक्टेड फॉर्म a French expedition team in an extraordinary display of camaraderie। camaraderie का मतलब होता है being social, डिस्प्ले ऑफ कैमराडरी, ठीक है ना जी। तो ये हो गया बीइंग सोशल, द फ्रेंच क्लिम्बर्स हु वर ऑन अ सेपरेट मिशन इन द चोखंबा रीजन। आगे लिखा हुआ है ब्लैंक देयर रूट टू द लोकल। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से बात चल रही है, इसलिए हमने क्या कहा, दे डाइवर्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने जो फ्रेंच क्लिम्बर्स है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का क्या है भाई, रिलेटिव क्लॉज है। तो इस सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब हमें लगानी होगी। फाइनाइट वर्ब V2 के अकॉर्डिंग हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट में ही जचती है। करेक्ट हो गया बेटा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर्स, आइकॉनिक का मतलब होता है जो अपने आप में फेमस है, जिस पर लोगों का ध्यान जाता है। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर्स ऑफ सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर रघु राय, ब्लैंक अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ऑफ अ बॉय ready to dive into a historical water body as a couple of high rises of central Delhi seem to peer into the frame from the background। ठीक है जी, ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। यहां तक हमें समझ में आ गया क्या चीज, एक आइकॉनिक पिक्चर है बेसिकली। इस तरह का कोई मैंने देखा नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में। और यहाँ पर कोई लड़का है, ही वॉज अबाउट टू डाइव, वो छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ है, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट एक इस तरह की चित्र है। और ये जो मैंने आपके सामने बनाया बेटा प्लेटफॉर्म, ये कोई ना कोई क्या है, यहाँ पर हमारे सामने ये जो दिखाया गया है, छलांग लगाने वाली कोई जगह है क्या ये नहीं पता। द ईयर ब्लैंक 1971 एंड द वाटर बॉडी अग्रसेन की बावली। अब समझ में आ गया कि यहाँ अग्रसेन की बावली है जो सीढ़ी नुमा होता है और नीचे यहाँ पानी इकट्ठा होता है। तो इसमें छलांग लगाने की बात कही गई है। चलिए तो आंसर्स भी साथ साथ बनाने शुरू कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। द ईयर, अब सर यहाँ पर बात पास्ट की है तो आप यहाँ कहेंगे द ईयर वॉज, ठीक है जी, यहाँ कहेंगे द ईयर वॉज, ठीक है। फिर से देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर्स ऑफ द सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर रघु राय, तो क्या कहेंगे, आर वॉज इज या वर, ठीक है ना। तो अगर आप कहेंगे ना यहाँ पर, तो ये जो पेंटिंग है वो तो आज भी होगी, है ना। जैसे अगर मैं मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में दो बातें कहूंगा, मोनालिसा की पेंटिंग बनाई गई थी लियोनार्डो डा विंसी के द्वारा, वो पास्ट की घटना है। लेकिन लेकिन ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है वो तो आज भी है, इट एग्जिस्ट्स प्रेजेंट में, हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पेंटिंग है वो अब भी है, सिंगुलर होने की वजह से हमने टिका दिया, इसमें इज कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। द वाटर बॉडी अगरसेन की बावली, अ स्टेप वेल हिडन इन द लेन्स ऑफ सेंट्रल दिल्लीज हेली रोड एडिक्वेटली फिल्ड विद वाटर, मतलब इतना इसमें पानी है, सफिशिएंट पानी है, वाटर इन द राई इमेज, यानी कि अब यहाँ से पास्ट की तरफ हम शिफ्ट हो गए हैं। इस इमेज के अंदर जो पानी जिस समय जो था उस समय दिखाया गया था द बावली, ठीक है ना जी। आगे क्या कहा गया है, तो यहाँ पास्ट की तरफ चले गए, जो पिक्चर में दिखाया गया वो तो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से है ना, तो लूज नहीं, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग बात करेंगे, लोस्ट, ठीक है ना। ऑल इट्स वाटर ओवर द ईयर्स, मतलब आज के वक्त में तो इसमें कोई भी पानी की एक बूंद नहीं दिखाई देती, लेकिन उस समय जब ये पेंटिंग बनाई गई उस समय इसमें पानी साफ दिखाई देता था, ठीक है ना। एज एज इज एविडेंट फ्रॉम लेटर डेट पिक्चर्स, बाद के वर्षों की जो पिक्चर्स हमने देखी हैं उनसे ये चीज स्पष्ट समझ आती है। However, लिखा है over the past few months, water blank to be making its way back into the बावली, पानी अपना रास्ता फिर से वापस बना रहा है इस बावली में असेंबल होने का। तो यहाँ हमें क्या कहना सेंसिबल होगा, तो बेटा अब हमारे वर्तमान में हमने देखा कि इस जो अगरसेन की बावली है इसमें वापस पानी आ रहा है, तो प्रेजेंट की सिचुएशन हो गई है ना भाई।
आगे लिखा है बेटा क्या हमारे सामने, प्रोमोटिंग लिखा है, प्रोम्प्टिंग, प्रोम्प्टिंग का मतलब होता है किसी को उकसाना, अथॉरिटीज टू प्लेस बैरिकेड्स, और यहाँ बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं किस लिए, ठीक है, विजिटर्स फ्रॉम वेंचरिंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कोई फाइनाइट वर्ब नहीं, यहाँ हमें नॉन फाइनाइट वर्ब की जरूरत है। बैरिकेड्स किस लिए लगाए गए हैं, बैरिकेड्स इसलिए लगाए हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो अवस्था को बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ना कि पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है जी। वर्ब एडवांस का जो आप लोगों को मैं क्लास दूंगा बेटा, उस वर्ब एडवांस के लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है। उससे पहले आप एक छोटा सा होमवर्क जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। फाइन, बेटा यहाँ पर देखो एक बार छोटी सी बात आप लोगों के लिए है, ये लिखा नाउन है, ये लिखा हमारे सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, और यही अगर हम चॉइस में आपके सामने रख दें, ये पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है। मेरे बच्चों नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या और नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या, इनके मीनिंग में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और फिर इसी हिसाब से आप मुझे 2 सवालों को और जवाब दीजिएगा, ठीक है ना जी। द पुलिस फाउंड, ठीक है, चलिए थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा बेटा इन सवालों पे, फिर आगे बात करते हैं। तो ये हमारे सारे आंसर्स बन गए बेटा। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में वर्ब एडवांस नाम का जब हम आपके साथ डिस्कशन शुरू करेंगे तो वहां इसको डेप्थ में आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर दिमाग लगाते हैं। The situation blank tense in Pakistan's capital on Sunday as jailed former Prime Minister Imran Khan's party vowed to continue its protest against the government a day after violent clashes between security forces and his supporters that blank one policeman dead एंड सेवरल अदर्स इंजर्ड, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि यहाँ एक सिचुएशन बताई गई है जहाँ पाकिस्तान के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनका अरेस्ट हुआ और उनकी पार्टी और विरोधियों के बीच एक झड़प हुई है, ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PII party in an overnight meeting blank that the demonstration would go on until the release of Khan, who has been in jail since August last year. The situation in Islamabad and neighboring Rawalpindi, which लिखा है the violent clashes on Saturday remained tense, ठीक है। However, there blank no reports of violence in the city Sunday, indicating that the situation was improving. अब हालात सुधार पर हैं। देखिए बच्चों टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस अपने आप में नाउन की तरह जब यूज होता है तो इसी को आप ग्रामर की तरह पढ़ते हैं, एक यूनिट के अनुसार काल, जो समय के अनुसार किसी काम के होने या करने को बताए। अगर इसी शब्द को आप एडजेक्टिव की तरह लेकर चलते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है तनाव, यानी कि जब आपके हालात आपके अकॉर्डिंग ना हो और मानसिक संतुलन और स्थिति काबू से बाहर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है क्या है, तनाव की बात कही गई है। ओके गाइस, आइए, द सिचुएशन ब्लैंक टेंस इन पाकिस्तान कैपिटल ऑन संडे एज जेल्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी वोट। यहाँ पर बात सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कही गई है, तो सर यहाँ पर हमें चुपचाप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ जाना है। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है ना क्लोज टेस्ट में, उनको एलिमिनेट करने पर आपको फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका पर्पस क्या होगा कि जब आप पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं ना बच्चे, तो दिमाग में ना एक बार पर्पस क्लियर हो जाता है। अच्छा, टेंस को देखते हुए ही हम लोगों को बहुत सारे ऐसे वोकैब्स के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनके अंदर हमें
टेंस के आधार पर उनको एलिमिनेट करना सीखना होगा। ठीक है, तो द सिचुएशन रिमेन्ड टेंस इन पाकिस्तान कैपिटल ऑन संडे एज जेल्ड former Prime Minister Imran Khan's party vowed to continue its protest against the government a day after violent clashes between security forces और उनके supporters के बीच झड़प हुई है, क्लैश हुआ है। दैट ब्लैंक, और उसके बाद क्या हुआ? तो जब ये हुआ है तो उसका परिणाम भी साथ साथ हुआ, पैरेलल एक्शन हुआ। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही होना बनता है। ठीक है भाई, आगे चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा है हमारे सामने क्या चीज बेटा? लेफ्ट वन पुलिसमैन डेड एंड सेवरल अदर्स इंजर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी इन एन ओवरनाइट मीटिंग ब्लैंक दैट। ठीक है ना, अब क्या है भाई, जो तहरीक अहमद पार्टी है इन्होंने रात ही रात में ऐसा डिसाइड किया, तो डिसाइड नहीं, डिसाइड्स नहीं, डिसाइडेड आप कहकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, that the demonstration would go on until the release of Khan, who has been in jail since August last year. The situation in Islamabad and neighboring Rawalpindi, which तो क्या कहेंगे, witnessed, witnessing या witnesses क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर भी पास्ट की ही बात चल रही है तो witnessed हम कह देंगे। आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। The violent clashes on Saturday remained tense. However, there क्या लिखा है? Blank. No reports of violence in the city Sunday. ठीक है ना, कोई ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने थी नहीं। देयर अपने आप में एक एडवर्ब होने के नाते सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट यहाँ छिपा है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात कही है, प्लूरल होने की वजह से हम लोगों को कहाँ जाना पड़ा बेटा? वर की तरफ। ठीक है बच्चे, ये बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर कुछ खास बातें देखने को मिलेगी। नोर, और, एंड, बट, कंजंक्शन को लेकर सवाल आ गया। एट, ऑन, टू, विद, प्रेपोजिशन को लेकर आपको फंसाया जाएगा। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म तो है ही, साथ साथ हमें अलग अलग तरह की सेंस जनरेट करने वाली वो कैब्स हैं। कॉल्ड, टोल्ड, कॉल किसी को पुकारना, टोल्ड बताना, आस्क पूछना या कहना, दोनों अर्थ होते हैं। रिक्वेस्टेड किसी को सलाह देना। ठीक है, इग्नोर, लिसन, हीड, रेसिस्ट, सभी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैं और यहाँ पर हमें प्रोमोट का टेंस यूज होते हुए नजर आया। चलिए बच्चों, पढ़ क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं। नीदर इजराइल ब्लैंक ईरान। आप जानते हैं नीदर के पेयर में हमें क्या चाहिए बेटा? नोर चाहिए। ठीक है ना, तो पेयर कंजंक्शन के लॉजिक भी आपके पेपर में काम आ जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है yet without these there can be no peace and stability in the region। ठीक है ना, ना तो इजराइल ना ईरान चाहता ही नहीं है ये परिवर्तन। ठीक है, फिर भी इनके बगैर कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती, कोई स्थायी सिचुएशन यहाँ नहीं बन सकती। इजराइल के लिए इट इन्वॉल्व्स अग्रीइंग, अग्री क्या करना है भाई? अग्री क्या करना है? किसी चीज पर सहमत होने की बात कही गई है। ठीक है, फॉर इजराइल इट इन्वॉल्व्स अग्रीइंग, किस चीज पर? अग्रीइंग एट, ऑन, टू, विद। तो फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी आनी चाहिए? अग्री के साथ हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे? अग्री विद अ पर्सन, अग्री टू अ सिचुएशन, है ना। क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स अग्रीइंग टू एन एंडोरिंग सोल्यूशन। ठीक है भाई, है ना। तो विद तो पर्सन के लिए यूज हम करते हैं। ठीक है ना, तो बात कर हमसे जचती है अपने आप में। करेक्ट हो गया बेटा। आगे लिखा हमारे सामने, क्या लिखा है भाई? An enduring solution to the Palestine's question in the form of a viable state। viable का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट सऊदी अरेबिया हैज रिपीटेडली। अब ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पर आप प्रेजेंट में जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, इट हैज रिपीटेडली ब्लैंक फॉर। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज को समझने की कोशिश करना बच्चों, ध्यान से। क्या? पहली बात तो ये हैज हमारे सामने प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, इसके साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आने से प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये फोर प्रेपोजिशन किसके साथ यूज होनी है? ठीक है ना, रिक्वेस्ट के साथ फोर का हम यूज नहीं करते, रिक्वेस्ट के साथ हम फोर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, आस्क के साथ हम फोर का यूज करते हैं जब हम किसी की डिमांड करते हैं लेकिन उसका नेचर रिक्वेस्ट वाला होता है। ठीक है ना, फाइन। यहाँ लिखा है टोल्ड, टोल्ड के साथ फोर का कोई लेना देना नहीं। कॉल के साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं बच्चों, कॉल के साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं। कॉल फोर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना जी, जिसका मतलब होता है क्या चीज? डिजायर फॉर। कॉल के साथ अगर फोर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब डिजायर फॉर है।
अब सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट सऊदी अरेबिया हैज रिपीटेडली, क्या चीज, क्या इस चीज की रिक्वेस्ट की है या फिर इस चीज के लिए इच्छा व्यक्त की है। येट बीइंग ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, हालांकि ये जीत वाली लाइन पर खड़ा है, ठीक है ना। एंड प्रोबेबली फुल ऑफ हिब्रिस, इजराइल्स लीडरशिप इज अनलाइकली टू ब्लैंक दिस कॉल, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है अनलाइकली टू ब्लैंक दिस कॉल। अगर यहाँ टू होता तो हम लिसन का जरूर प्रयोग कर सकते थे। अरे हाँ है ना सर, टू के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए सब जगह पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमारे सामने है। ठीक है बेटा, बोलो हाँ, करेक्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इग्नोर करने की बात तो सेंसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिस पर क्या कर सकते हैं, अनलाइकली, जिसकी संभावना नहीं है। क्या संभावना नहीं है कि यार ये जो है ना इजराइल है, इसकी तरफ ध्यान दे। तो सर रेसिस्ट के साथ तो फ्रॉम यूज होता है, तो हीड अपनी जगह चला गया। अब हीड का मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान देने की अगर यहाँ पर बात कही गई है तो सर फिर कॉल के साथ फोर जचाकर इस बात को हम कहेंगे। क्यों, क्योंकि कॉल के साथ जब हम फोर की बात कर रहे हैं तो कॉल फोर का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड डिजायर फॉर, ये इसका पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है ना, इच्छा जाहिर की, ऐसा सेटलमेंट हो जाना चाहिए था। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है बेटा, फॉर ईरान चेंज मीन्स एट एन एंड टू एग्रेसिवली। ठीक है ना, ईरान के लिए परिवर्तन का मतलब है अंत हो जाना किस चीज का, एग्रेसिव, क्या लिखा है, aggressively blank its revolutionary Islamist ideology of resentment that calls for, लिखा हुआ है क्या चीज, वाइपिंग इजराइल ऑफ। देखो यहां से भी हमें हिंट मिल सकता था कि कॉल फॉर का मीनिंग यहाँ जस्टिफाइड है। ठीक है, इजराइल ऑफ द फेस ऑफ द मैप एंड एक्सपेलिंग द यूएस फ्रॉम द वेस्ट एशिया थ्रू जिहादिस्ट वायलेंस। ठीक है, देखो अपने इतनी समझ में आई नहीं बातचीत, लेकिन हमें ये समझ में आता है, ठीक है ना, अपनी समझ में आता है फॉर ईरान। ठीक है ना, फॉर ईरान यानी कि ये हमारे सामने प्रेपोजिशन है बेटा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। चेंज हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये इसकी हमारे सामने फाइनाइट वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। चेंज का अर्थ है एन एंड टू एग्रेसिवली। ठीक है ना, एन एंड टू एग्रेसिवली। अब ये एग्रेसिवली हमारे सामने एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो नाउन कौन सा है, प्रोमोट नहीं, प्रोमोट्स नहीं, प्रोमोटिंग। खत्म हो गई। ठीक है जी, खत्म हो गई बातचीत बच्चों यहाँ पर। फाइन, तो ये भी हमारे सामने एक अच्छा सवाल था जिसमें हमने प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस और सिमिलर काइंड ऑफ मतलब मीनिंग वाले कुछ वर्ड्स पर कंफ्यूजन आपके सामने रखी। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं, ऑफ, फॉर, विद, इन। सभी जगह पर हमारे सामने प्रेपोजिशन है बच्चे, है ना। यहाँ अनटर्न्ड, ओवरटर्न्ड, अनडन, ओवरथ्रोन। सर अनटर्न का मतलब होता है जिसे छेड़ा नहीं गया। ओवरटर्न का मतलब होता है जब किसी चीज को पलट दिया गया, खासकर तख्ता पलट इसका अर्थ होता है। ठीक है ना, अनडन का मतलब पुरानी स्थिति में लेकर जाना। ओवरथ्रोन जिसको हम तख्ता पलट ही कहते हैं। अब ये दो एक जैसे हैं, इन दोनों पर हमें देखना होगा क्या नजदीकी बैठ सकती है ना बच्चे। टू, फोर, ऑन, एट प्रेपोजिशन है। क्रॉस, क्रॉसिंग, क्रोस्ड, क्रॉसेस, यहाँ पर हो सकता है ये फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब के अनुसार कंफ्यूज कर रहा है। बेटर, बेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट बेस्ट, आप जानते हैं बच्चों ग्रामेटिकली पूरी तरह से गलत है, ये विकल्प तो पूरी तरह से गलत है। चलिए बेटे पढ़ के देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया ये सवाल आप सभी के सामने है। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इंडिया कैप्टन Harmanpreet Kaur has been full blank praise for her current squad in the weeks and months leading into the ICC Women's T20 World Cup. There is no shortage of ambition and drive in this team and we will leave no stone. आप जानते हैं बेटा ये अपने आप में एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि हर संभव प्रयास करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा प्रयास मतलब कमी नहीं छोड़ेंगे, सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो देखो बेटा ये तो आप लोगों को सीधा आंसर मिल गया है।
अब हमें यहाँ दो चीज नोट करनी है। पहली बात तो ये कि ये प्रेजेंट टेंस में कहा गया है, यहाँ बात फ्यूचर की है, तो ये कॉन्टेक्स्ट वाइज प्रेजेंट में ही जा रहा है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही आप इसको सोचेंगे। इंडिया कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैज बीन फुल, क्या लिखा है, फुल के साथ ऑफ फॉर विद इन प्रेज। तो आप कहोगे सर जी ये तो फुल के साथ ऑफ लगाकर ही इसके मीनिंग को सेंसिबल, किस चीज से भरा हुआ है इंसान, सर भरा हुआ है अपनी प्रशंसा से, फॉर हर करंट स्क्वाड इन द वीक्स एंड मंथ्स लीडिंग इन टू द आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप। देर इज नो शॉर्टेज ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन की कोई कमी नहीं है, एंड ड्राइव इन दिस टीम, इस टीम की ड्राइव में, ठीक है ना। ड्राइव का मतलब होता है जीतने की जो इच्छा होती है, ठीक है। आप लोगों को जो मोटिवेशन की जरूरत होती है जब सिलेक्शन आपको पाना है, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, तो उस भूख को ही हम कहते हैं ड्राइव होना, ठीक है, ड्राइव करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है भाई हमारे सामने क्या, एज वी लुक टू मेक अ मार्क एंड गो द डिस्टेंस, ठीक है ना, जब हम देखते हैं निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड गो द डिस्टेंस प्लेइंग अ फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, शी रोट इन हर प्री टूर्नामेंट कैप्टन्स कॉलम फॉर आईसीसी, ठीक है ना। तो असल में वही है, एक मैच खेलने से पहले उन्होंने एक कॉलम में ये चीज लिखी है, ऑन संडे इंडिया डिड वेल। अब देखो बच्चों यहां से कहानी में क्या ट्विस्ट है, यहां तक बात प्रेजेंट की चल रही थी, क्यों, क्योंकि ये बात इन्वर्टेड कोमास में थी, किसमें थी ये बात इन्वर्टेड कोमास में थी, इसलिए ये सारी बात हमारी यहां तक तो प्रेजेंट में जा रही थी, ये इसने प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट मेंशन किया है, यहां से बात पास्ट में शिफ्ट हो गई है। इंडिया डिड वेल, इंडिया ने अच्छा खेला है, ठीक है ना, डिफीट पाकिस्तान इन अ क्लैश दैट क्लियरली मैटर्स अ लॉट टू बोथ साइड्स, जो दोनों की दोनों साइड्स के लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। तो ये इन्फिनेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, हम टू लगाएंगे और तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी की प्रेपोजिशन अगर है तो फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए थी। बट द वे दे ब्लैंक, क्या लिखा हुआ है, द लाइन एट दुबई रेजेस क्वेश्चंस, जिस तरह से उन्होंने लाइन को क्रॉस किया है दुबई में, ठीक है ना, उससे सवाल उठते हैं अबाउट द अप्रोच दैट द इंडियन मैनेजमेंट हैज प्रोमिस्ड फ्रॉम दिस ऑब्वियसली टैलेंटेड स्क्वाड, वन दैट हरमनप्रीत कंसीडर्स टू बी द, क्या लिखा हुआ है, द लगा हुआ है, तो आप समझिएगा, तो फिर तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री के अलावा कुछ और नहीं बचता है, ठीक है ना। फाइन, दैट द कंट्री हैज सेंट टू अ विमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है ना। अब ग्रेटेस्ट और बेस्ट में क्या होता है, बेस्ट का मतलब होता है जो जो भी किया जा सकता है उसमें सबसे अच्छा, ठीक है ना। तो अच्छा क्या हो सकता है, आपके सामने भाई 5 शर्ट्स रखी हुई हैं, आप इसमें से अच्छा चुन सकते हैं, इसका मतलब जो है उसकी क्वालिटी में से आपने, ठीक है ना। अब यहाँ ग्रेटेस्ट अगर कहा जाता है, ग्रेटेस्ट का मतलब तो महानतम, महानता की कोई बात है ही नहीं, जो सरकार उनके लिए गुड कर सकती थी, बेटर कर सकती थी, बेस्ट कर सकती थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई यहाँ पर किया गया है। अब हमारे सामने एक ही विकल्प बचता है बेटा, फोर्थ में क्या हमें भरना है, बाई द वे दे, क्या लिखा हुआ है, बाई द वे दे, सॉरी, बट द वे दे ब्लैंक द लाइन एट दुबई रेजेस, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या कहना बेहतरीन लगता है, सर जिस तरह से उन्होंने लाइन को क्रॉस किया है दुबई में, इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो सर अगर मैं क्रॉसेस कहता हूँ तो ये बात वैलिड इसलिए नहीं है, जिस तरह से वो ये काम करते हैं इससे सवाल उठते हैं, सवाल बाद में उठे, इससे पहले उन्होंने लाइन को क्रॉस किया। तो बेटा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने लाइन को क्रॉस किया उसके आधार पर कुछ सवाल उठते हैं जो अभी हमें वर्तमान में देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहले ऑप्शन क्या कहते हैं, सेलिंग, मार्केटिंग, बाइंग, प्राइसिंग। यहाँ तो मार्केट की बात कही जा रही है, एक्टिविटीज, कोर्सेज, प्रोग्राम, सब्जेक्ट्स, रीच, स्कोप, रेंज, लिमिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, लर्निंग, असेसमेंट, परसेप्शन, वैल्यू, एस्ट्यूटनेस, ठीक है भाई। तो सभी विकल्प हमारे सामने स्पष्ट हैं, सारे वोकैब बेस्ड ही हमें दिए गए हैं, ठीक है जी। एस्ट्यूटनेस एक शब्द हमारे सामने आया है, एस्ट्यूटनेस हमारे सामने एक शब्द आया है, एस्ट्यूटनेस का मतलब हमें समझ में आता है जो एक्सट्रीम लेवल का इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी की बात है। अब भाई क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं, क्लोजेस्ट नंबर 6 क्या कहता है, ईच इंस्टीट्यूशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ईच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर, क्या लिखा है, इनटेंजिबल। देखो बच्चों टेंजिबल शब्द के बारे में पहले जान लो,
टेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ जा सके, है ना, यानी कि जो अपने आप में सॉलिड है, जो अपने आप में विजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके, जो सॉलिड नहीं है, इसीलिए इसको हम अगर कहें तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। Each institution is known for intangible, non-cognitive traits. Traits का मतलब होता है qualities. As a unique blank proposition that would add value to its culture. ठीक है, जो इसकी संस्कृति से मतलब कई सारी वैल्यूज को ऐड करने का काम करेगा। Academic success, personality and leadership development are created through social learning integrated as part of the campus life। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है जो किसी भी बच्चे के नॉन कोग्निटिव गुणों की विकास की तरफ उसे लेकर जाता है। कोग्निटिव का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, और नॉन कोग्निटिव का मतलब होता है जो बुद्धि या ज्ञान से संबंधित नहीं है। किसी भी इंसान का व्यवहार कैसे हो, समाज में कैसे पेश आए, किस तरह से सलीका, बिहेवियर, एटिकेट सीखे, ये नॉन कोग्निटिव एरियाज होते हैं। कॉग्निटिव एरियाज होते हैं जो मैथ्स आपने कैसा सीखा, इंग्लिश कैसा सीखा, रीजनिंग कैसा सीखा, इनका पेपर में आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ईच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर intangible non-cognitive traits as a unique blank proposition, selling, marketing, buying या pricing। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वो विकल्प जो क्या कर रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं, that would add value to its culture, जो इसकी कल्चर में एड ऑन करेगा। सारे विकल्प डैमेज करने वाले हैं भाई। एकेडमिक सक्सेस, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट आर क्रिएटेड थ्रू सोशल लर्निंग इंटीग्रेटेड एज पार्ट ऑफ द कैंपस लाइफ थ्रू नॉन क्रेडिटेड। ठीक है, अब यहाँ हमें समझ में आता है भाई, डिफिकल्ट है ये क्लोज टेस्ट। एकेडमिक सक्सेस जो होती है ना, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं सिलेबस वाइज, उसमें जो अगर आप सक्सेस पाते हैं, साथ साथ पर्सनैलिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट भी आप में आए, आर क्रिएटेड थ्रू सोशल लर्निंग, ये सामाजिक शिक्षा के द्वारा, ठीक है, अधिगम के द्वारा इंटीग्रेट की जाती है एज पार्ट ऑफ द कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ में अगर आप रहते हैं तो, ठीक है, थ्रू नॉन क्रेडिटेड, क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज, कोर्सेज, प्रोग्राम्स या सब्जेक्ट्स। तो आप कहेंगे सर बहुत सारी ऐसी लीडरशिप के लिए कोई कोर्स नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या है, एक्टिविटीज हैं। पर्सनैलिटी को डेवलप अगर करना है तो उसके लिए एक्टिविटीज हैं, इन सभी को इंटीग्रेट करके कैंपस लाइफ में सिखाया जाता है। चलो भाई, लिखा है दो प्रिस्क्राइबिंग मीट्रिक्स फॉर दिस इज बियॉन्ड दिस आर्टिकल्स ब्लैंक। क्या लिखा है, रीच, स्कोप, रेंज या लिमिट। अब देखो ये सारे शब्द जो है ना बेहद खूबसूरत हैं। कैसे हैं जी, रीच का मतलब होता है पहुंच, रीच का मतलब होता है पहुंच, फिजिकल एरिया में आप लोगों को इसका यूज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट एरियाज पे भी, ठीक है ना, जैसे अगर कहते हैं ना बियॉन्ड वंस रीच, यानी कि किसी की पहुंच, यानी कि जहां तक कोई समझ सकता है उससे ज्यादा दूर नहीं। स्कोप का मतलब होता है विजन, स्कोप का मतलब होता है विजन, यानी कि जो आपकी कल्पनाओं के आधार पर होता है। रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज होता है जैसे आप लोग फ्रीक्वेंसी रेंज लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप जब डीआई का कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें एक लिखते हैं रेंज की, यहाँ से यहाँ तक के बीच, यहाँ से यहाँ तक के बीच, ठीक है ना जी। तो ये रेंज का हो गया मामला। और लिमिट का मतलब आप जानते हैं कि एक बाउंड्री की बात कही गई है। अब भाई इसमें अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो क्या ऑप्शन सही हो सकता है, दो प्रिस्क्राइबिंग मीट्रिक्स। मीट्रिक्स का मतलब तो हमें समझ में आता है, मीटर शब्द से होता है मेजर, जिसको मापा जा सकता है। तो रीच को नहीं मापा जा सकता, स्कोप को नहीं मापा जा सकता, रेंज को मापा जा सकता है, लिमिट तो एक बाउंड्री हो गई। ठीक है, फॉर दिस इज बियॉन्ड दिस आर्टिकल्स रेंज इट कैन बी परसीव्ड, ऐसा सोचा जा सकता है दैट आर लॉन्गिट्यूडनल क्वालिटेटिव असेसमेंट, लॉन्गिट्यूडनल क्वालिटेटिव असेसमेंट, ठीक है ना जी, मूल्यांकन गुणवत्ता का, लॉन्गिट्यूडनल। सर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हमें समझ आता है कि हमने एक स्केल बनाया है, उस स्केल के आधार पर किसने कितना सीखा, इस चीज का हम परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल का एक और मतलब निकल जाता है जिसे हम कहते हैं ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, समय के निश्चित दौरान। ठीक है, क्वालिटेटिव असेसमेंट टू कैप्चर द इंस्टीट्यूशंस यूएसपी। ठीक है, यूएसपी का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलिंग प्रोसेस। ठीक है,
फुल फॉर्म तो मुझे इतनी याद है इसकी। यूएसपी का मतलब होता है जैसे किसी भी कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो अपनी बेचने की एक अंदाज को, एक नए तरीके को लॉन्च करेगा, उस नए तरीके के आधार पर चीज़ों को बेचना। यूएसपी कहलाता है थ्रू क्वालिटेटिव असेसमेंट वुड बिगेट। बिगेट का मतलब होता है बेटा शुरू कर देना, ठीक है ना। एक कहावत याद रखिएगा, इसका मीनिंग भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसको मैं पूछ लेता हूँ, लव बिगेट्स लव, ठीक है, फाइन, ठीक है। थ्रू क्वालिटेटिव असेसमेंट वुड बिगेट अ कॉम्प्रिहेंसिव परसेप्शन। A few representative performance indicators of social ब्लैंक कुड बी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। आप ध्यान से समझना, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं। और कौन कौन से वो हो सकते हैं? सोशल के साथ तो हमें लगाना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस या लर्निंग। तो यहाँ तो हमें कहना होगा इंस्टीट्यूशन में पढ़ने ही तो जाओगे भाई, तो लर्निंग की बात करोगे भाई, ठीक है ना। सोशल लर्निंग के क्या हो सकते हैं? सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आप क्रिकेट जब खेलते हो, आप टेनिस अगर खेलते हो, तो जब आपके सामने शटल आ रही होती है तो आप आंखों से उस शटल की मूवमेंट को, अपने हाथों की कोऑर्डिनेशन को, बॉडी का इस तरीके से जर्क फिक्स करते हो कि आप उस शटल को बहुत अच्छे से हिट कर सकते हो। एजिलिटी कहलाता है। नेटवर्किंग एबिलिटी एंड सोशल ब्लैंक, क्या लिखा है? असेसमेंट, परसेप्शन, वैल्यू या एक्यूटनेस। तो सोशल इंटेलिजेंस की बात हम करेंगे, सोशल वैल्यू नहीं, परसेप्शन नहीं, असेसमेंट नहीं। देखो ध्यान से समझना, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन है। यहाँ पर हमें क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल एजिलिटी, नेटवर्किंग एबिलिटी एंड सोशल। असेसमेंट, समाज में क्या मूल्यांकन? कुछ भी नहीं। सोशल परसेप्शन, समाज के बारे में सोचने का तरीका परसेप्शन है। सोशल वैल्यू से भी कुछ नहीं। कोई भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन में अगर पढ़ता है तो उसके अंदर सामाजिक इंटेलिजेंस क्या है? चलो बेटा, लगभग हमारे 4 बन गए, एक में हम फंस गए हैं, यहां हमारी कहानी फंस गई है। एक बार शुरू से लाइन को फिर से पढ़ के देखते हैं। Each institution is known for intangible, non-cognitive traits as a unique blank proposition that would add value to its culture, ठीक है ना जी। तो प्राइसिंग, बाइंग, मार्केटिंग या सेलिंग। अब भाई हर एक इंस्टीट्यूशन जाना जाता है जिसे, मतलब क्या है, इंटेंजिबल, जो सॉलिड नहीं है, जिसे महसूस किया जा सकता है, नॉन कॉग्निटिव ट्रेट्स। तो भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में बात, कीमत की बात नहीं कही गई है, खरीदने की बात नहीं की गई है, ठीक है जी। मार्केटिंग अगर यहाँ हम कहते तो मार्केटिंग के सोर्सेज पर हम काम कर रहे होते, मार्केटिंग के सोर्सेज की हम बात कर रहे होते, बिल बोर्ड है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, एटसेट्रा। तो सर मार्केटिंग नहीं, सेलिंग, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो जाना जाता है कि अपने नॉन कोग्निटिव एरियाज पर जो उनकी विशेषताएं हैं, यही है उसकी क्या चीज़, एक यूनिक अपने आप में क्या है, सेलिंग प्रोसेस। ये जो आपके सामने थोड़ी देर पहले यूएसपी आया था ना बेटा, ये यूएसपी की फुल फॉर्म है, यूनिक, ठीक है। और एस का मतलब सेलिंग और पी का मतलब हो गया हमारे सामने प्रोपोजिशन, ठीक है ना। अब यहाँ अब देखो कितनी देर में हम पकड़ पाए हैं कि यार यूएसपी की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता थी, ठीक है, इसी वजह से मैं यहाँ गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। यूएसपी की फुल फॉर्म की वजह से ही यहाँ सेलिंग ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे थोड़ी देर पहले कर रहे थे जब हम क्लोज टेस्ट, तो उन्हें बहुत आसान मान रहे थे, उन्हें लग रहा था अरे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आते आते माहौल बदल गया है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, पहले ऑप्शंस को हम पढ़ के देखते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, प्रोलोंग्ड, ब्रीफ। प्रोलोंग्ड का मतलब होता है जो काफी लंबे समय तक चले, ठीक है ना। आपका अगर कोई जानकार बहुत लंबे समय से बीमार है तो आप कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रोलोंग्ड डिजीज, ठीक है ना, लंबे समय से चली आ रही बीमारी, ठीक है। रिविजिट, दोबारा कहीं पर जाना। रिव्यू, किसी चीज का पुनः जांच करना, पुनः उसको देखना। रिवर्स, पलट देना वापस। और रेनफोर्स का मतलब हम कहते हैं जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं। एक नया शब्द आप लोगों को सीख लेना चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने इस क्लोसेस को लिया है। मार्च, प्रोसेस, स्ट्रगल, रोड। मिलिट्री मार्च करती है, आगे बढ़ती है, प्रोसेस आप जानते ही हैं।
स्ट्रगल रोड, ठीक है। कंट्रोल डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है शासन, किसी की मर्जी के खिलाफ उसके ऊपर अपने शासन को स्थापित करना डोमिनेंस कहलाता है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगैलिटीज, ठीक है ना, यानी कि कानूनी रूप से जो चीज़ सही है। टेरिटरी का मतलब अधिकार क्षेत्र होता है। ऑक्यूपाई, डिवाइड, स्टेबिलाइज या लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है जब आप किसी को मुक्त कर देते हैं, ठीक है जी। वैसे लिबरेट का मतलब ही हमें लिबर्टी देना, यानी कि महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको समान अधिकार देना। आइए बच्चा पार्टी पढ़ते हैं हमारे सामने लिखे हुए क्लोज टेस्ट की क्या है ये खूबसूरत कहानी, ठीक है भाई। आते हैं, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल एक्टर्स एंड एक्सटेंडेड जियोग्राफी, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना, extended geography has made the war blank challenging international actors to bring the warring parties to the negotiating tables, ठीक है। चैलेंजिंग इंटरनेशनल एक्टर्स, जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनको लेकर आना, वॉरिंग पार्टीज का मतलब जो युद्ध में शामिल हैं, उन पार्टीज को लेकर आना टू द निगोशिएटिंग टेबल, यानी कि उस टेबल पर जहां पर बातचीत से हम मसले का हल कर सकते हैं, जहां बातचीत से किसी भी झगड़े, मसले, मुद्दे को हल किया जा सकता है। तो मुश्किल हो जाता है ये लेकर आना, तो भाई मुश्किल होकर बात कही गई है, तो भाई ये तो पहला ऑप्शन थोड़ा सा काबू से बाहर है। देखते हैं आगे, देखते हैं। मल्टीपल फेल्ड सीज फायर अटेम्प्ट्स, कई बार ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए हैं जिसमें सीज फायर की कोशिश की गई है लेकिन वो फेल्ड हैं, ठीक है। एंड पीस टॉक्स इम्प्लाई द नीड टू ब्लैंक इंटरनेशनल एक्टर्स अप्रोच, ठीक है। और कोशिश की गई है क्या चीज, मतलब कई बार ये फेल हो चुका है युद्ध रोकने की बात, शांति स्थापित करने वाली जो बातचीत है इम्प्लाई करती है नीड टू ब्लैंक इंटरनेशनल एक्टर्स अप्रोच, इंटरनेशनल एक्टर्स की जो अप्रोच है उसमें कोई कमी है टू द वॉर इन सूडान, ऑल्दो SAF सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन गेनिंग पॉकेट्स इन खार्तूम, ठीक है जी। यहाँ पर गेनिंग पॉकेट्स का मतलब अच्छा फायदा कमाए जा रहा है भाई। डिफीटिंग द RSF, ठीक है, इज अ लॉन्ग ब्लैंक, ठीक है। क्या है, मार्च, प्रोसेस, स्ट्रगल या रोड। लेट्स सी इसमें भी क्या ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में इसका आंसर बनाना तो मूर्खता हो जाएगी, ठीक है ना। द RSF रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का मतलब होता है भाई RSF, ठीक है। लेक्स, इसमें कमी है, इंटरनेशनल सपोर्ट टू क्लेम ब्लैंक, क्या क्लेम करना, कंट्रोल, डोमिनेंस, लेजिटिमेसी या टेरिटरी। देखते हैं बेटा इसमें भी क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। एंड RSF SAF कॉम्प्रोमाइज इज हाईली अनलाइकली, असंभव है इनके बीच आपस में ये संभव नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कर ले। द वॉर विल लाइकली टू बी प्रोलोंग्ड, लंबे समय तक ये चलेगा, अनटिल अ मेजर ब्रेक थ्रू, जब तक इसमें कोई एक लंबा मतलब एक अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता है, जिसमें कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, प्रोलोंग्ड हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये चाहता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, ही द पैसेज वांट्स टू मेंशन कहते हैं ना जिसे आइस ब्रेक करना, तो आइस ब्रेक करने में प्रोलोंग्ड यहाँ पर नहीं होगा। क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे, द वॉर, तो हमें यहाँ हैज मेड द वॉर, क्या बना दिया है, वॉर को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। सिंपल होता तो सोल्व हो जाता। प्रोलोंग्ड का मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है, ब्रीफ का मतलब कोई सेंस जस्टिफाइड ही नहीं है। ब्रेक थ्रू किस में चाहिएगा, क्योंकि वॉर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, किस वजह से इस युद्ध को खत्म किया जाए ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है भाई, फाइन। देयर इज एन इंक्रीजिंग फियर, और बढ़ता हुआ एक डर है, दैट द मिलिट्री राइवल्स विल, कि जो मिलिट्री राइवल्स हैं विल ब्लैंक द कंट्री, क्या कर देंगे, कंट्रोल, डोमिनेंस, लेजिटिमेसी या टेरिटरी, ठीक है ना। सॉरी फिफ्थ ऑप्शन है ऑक्यूपाई, डिवाइड, स्टेबिलाइज या लिबरेट। लिबरेट करने का तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि लिबरेट का मतलब तो पॉजिटिव है, अधिकार देना, अधिकार दे दिया तो युद्ध खत्म हो गया। स्टेबिलाइज का मतलब होता है किसी को स्थायी बना देना। क्या लिखा हुआ है भाई, ऑप्शन फिर से देख लेते हैं हम। देयर इज एन इंक्रीजिंग फियर that the military rivals will blank the country leading to a plight similar to that of Libya's, ठीक है ना। कंट्री का क्या हाल कर देंगे, ऑक्यूपाई कर देंगे, ठीक है ना, और ऐसी संघर्ष में जैसे लीबिया का संघर्ष हमने देखा है। Sudanese people have started to live with the war, and with much attention given to Gaza and Ukraine, the war in Sudan will continue to rage on the sidelines.
तो सर ऑक्यूपाई का मतलब होता है स्थान ग्रहण करना, हटाओ भाई साहब। स्टेबिलाइज का मतलब तो स्थायी बना देना। यहाँ है डिवाइड, कंट्री को ही डिवाइड में बांट दिया जाएगा और कैसा हाल हो जाएगा, जैसा हाल लिबिया का हुआ, लिबिया के टुकड़े हुए थे, आप जानते हैं। अब एक बार इसके आंसर्स बनाते हैं, ठीक है जी। देखिए बच्चों, पहले इसके आंसर्स बनाते हैं, फिर इसी पैसे से रिलेटेड एक बात और मैं आपके साथ करूंगा। अब पढ़ते हैं, फाइनल आंसर बनाते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल एक्टर्स एंड एक्सटेंडेड जियोग्राफी हैज मेड द वॉर कॉम्प्लेक्स, मुश्किल बना दिया है वॉर को। चैलेंज कर रहा है इंटरनेशनल एक्टर्स टू ब्रिंग द वॉरिंग पार्टीज टू द निगोशिएटिंग टेबल्स, और चैलेंज कर दिया है इंटरनेशनल एक्टर्स को कि वो किसी भी तरीके से निगोशिएशन टेबल पर आएंगे नहीं। मल्टीपल फेल्ड सीज फायर अटेम्प्ट्स, कई कोशिशें की गई है सीज फायर के लिए, लेकिन हर बार फेल रहा। पीस टॉक्स भी फेल रही। इससे पता चलता है, इम्प्लाई का मतलब, इससे अर्थ पता चलता है, द नीड टू, क्या चीज, रिविजिट, रिव्यू, रिवर्स या रेनफोर्स, मोटिवेट करना इंटरनेशनल एक्टर्स अप्रोच। सर जो इनकी अप्रोच है उसको पुनः जांचने की अब जरूरत है कि इनकी अप्रोच में गलती है, इसलिए निगोशिएशन हो नहीं रही है इन द सूडान। ऑल्दो SAF has been gaining pockets in Khartoum, ठीक है। defeating the RSF is a long march process, struggle या road, ठीक है जी। to have a long road, इसका मतलब एक लंबा रास्ता है जो कवर नहीं किया जा पा रहा, ठीक है ना। फाइन, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज अ लॉन्ग रोड, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा सफर है, सफलता पाना आसान नहीं है भाई, दैट मीन्स, ठीक है। आगे हमारे सामने लिखा है क्या, ठीक है ना, द RSF lacks इंटरनेशनल सपोर्ट टू क्लेम, क्या चीज, कंट्रोल, डोमिनेंस, लेजिटिमेसी या टेरिटरी। तो यहां आप कहेंगे सर कि ये अभी तक, क्या नाम है, फोर्थ ऑप्शन कहां है, यहां पर RSF लैक, RSF के पास किस चीज की कमी है, इंटरनेशनल सपोर्ट की है। किस चीज की इंटरनेशनल सपोर्ट की कमी है, कि सर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डोमिनेंस स्थापित नहीं, कि उनका ये जो युद्ध करने का है रीजन लेजिटिमेट है, लीगल है, इस बात की उनको सपोर्ट अभी तक नहीं मिल पा रही है, ठीक है। देखिए बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है इस तरह का पैसेज देखकर ये सोचे सर इतना मुश्किल, इतना मुश्किल। सर मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों के सामने इस पूरे के पूरे पैसेज को खटाखट भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं। मैं आप लोगों के सामने ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसे क्लोज टेस्ट आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं जिसको आप एक नहीं कम से कम 2 बार पढ़कर जाकर सोल्व करोगे, समझ रहे हैं। तो कम से कम जब 2 बार पढ़ना पड़ जाए तो समझ लो वहीं आपका खेल खराब है। तो ऐसे लिखे हुए पैसेज को सोल्व करने की सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकती है, सबसे पहले आप लोगों को रीड द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस दिए हैं वो पढ़ें, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करें, विश्लेषण करें, ठीक है ना। जब इनको एनालाइज आप करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो इनको कैटेगरी वाइज जब आप सेपरेट हिस्सों में बांटते हैं, आपका परसेप्शन क्लियर हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि अच्छा इस वजह से ये ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से अलग है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको गिवन पैसेज को पढ़ना है, रीड द गिवन क्लोज टेस्ट, ठीक है ना जी। जो भी आपको क्लोज टेस्ट दिया है इसको पढ़ें, इसकी थीम को समझने का काम करें, थीम के बेसिस पर जो आपने ऑप्शंस को एनालाइज किया हुआ है उनको कैटेगराइज करें, और उसके बाद आप इसके अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करें। ये वो क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है उसको लेकर एक बेहतरीन अप्रोच है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारे सामने, ये भी द हिंदू से ही हमने आपके लिए तैयार किया है बच्चों। क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है फीचर्स, डिजाइन, लैंग्वेज, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट सामग्री हो गया, लैंग्वेज भाषा हो गया, डिजाइन का मतलब होता है किसी चीज की एक आकृति, ठीक है ना, और फीचर्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं। ऑल्टर्ड जिसे आप बदल देते हैं, रिमूव हटा दिया गया, मॉडिफाइड परिवर्तित कर दिया गया। अब इसमें और इसमें थोड़ी सिमिलैरिटी है, डिलीटेड का मतलब जिसको डिलीट ही कर दिया, हटा दिया गया, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर जी ये दोनों तो आपस में कुछ मिलते जुलते हैं और ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। अब ये होगा आपका क्लोज टेस्ट का सबसे बेहतरीन सवाल, विसिनिटी, एरिया, लोकेशन, रीजन। आप कहोगे सर एरिया, लोकेशन, रीजन तीनों सिमिलर कैटेगरी से हैं। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का माहौल, जो नेबरहुड का है। वेरीफाइड जिसकी जांच की गई, इनफॉर्मल जो अनौपचारिक है। रैंडम का मतलब कोई भी, और स्पेसिफिक किसका एंटोनिम हो गया भाई, सर एंटोनिम हो गया रैंडम का, ठीक है भाई।
आइए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले सप्ताह में टेलीग्राम क्वाइटली एडिटेड आउट, टेलीग्राम ने एडिट कर दिया चुपचाप से किसी चीज को फ्रॉम इट्स FAQ पेज दैट स्टेटेड प्राइवेट चैट्स वर प्रोटेक्टेड एंड दे डू नॉट प्रोसेस एनी रिक्वेस्ट रिलेटेड टू देम। ठीक है जी, इन्होंने अपना उस चीज को जो भी इनका था एडिट कर दिया है उसको अपने FAQ पेज से, जो ये बताता था कि प्राइवेट चैट जो है ना वो प्रोटेक्टेड है एंड दैट दे डू नॉट प्रोसेस एनी रिक्वेस्ट रिलेटेड टू देम। ठीक है ना जी, और ऐसी कोई रिक्वेस्ट को प्रोसेस भी नहीं करते अगर ऐसा कोई किसी से इनसे पूछता है तो। द आंसर टू अ सेक्शन टाइटल देर इज इलीगल कॉन्टेंट ऑन टेलीग्राम, हाउ डू आई टेक इट डाउन। ठीक है ना, FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो लोग जानबूझकर बार बार पूछते ही रहते हैं। तो एक ऐसा सेक्शन भी था जिसमें लिखा हुआ था कि इसमें इलीगल जो कंटेंट है मैं उसको कैसे हटा सकता हूँ। हैज नाउ बीन ब्लैंक टू इंक्लूड डायरेक्शंस ऑन हाउ टू रिपोर्ट इलीगल कंटेंट एंड मैसेजेस। ठीक है ना, अब इसको क्या कर दिया गया है, इस तरीके से चेंज कर दिया गया है कि भाई किस तरीके से, मतलब डायरेक्शंस क्या निर्देश हैं, किस तरीके से इलीगल कंटेंट को रिपोर्ट आप कर सकते हैं। इट ऑल्सो टर्न्ड ऑफ अ पीपल नियर बाई, आसपास के लोग जो होते हैं। पहले टेलीग्राम में एक फीचर होता था कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपकी लोकेशन से आपको पहचान सकते हैं और वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसने अब उस फीचर को हटा दिया है। दैट हेल्प यूजर्स फाइंड एंड मैसेज अदर यूजर्स इन द का मतलब आसपास, तो आसपास के लिए कौन सा शब्द है, विसिनिटी, नियर बाई। ठीक है जी, आस पड़ोस में कौन घूम रहे हैं। एंड रिप्लेस्ड विद अ बिजनेस नियर बाई फीचर इंस्टेड अलाउिंग लेजिटिमेट, ठीक है ना, ब्लैंक बिजनेसेस। तो वेरीफाइड, इनफॉर्मल, रैंडम या स्पेसिफिक, तो आप कहेंगे सर वेरीफाइड कह देना सही है, यानी कि जिसे टेलीग्राम ने अकाउंट वाइज वेरीफाई किया है उसी को आपको ये बताया जाएगा टू डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एंड एक्सेप्ट पेमेंट्स। ठीक है, अब दो ही हमारे पास बचते हैं दोस्तों, इन दो को भी हम देख लेते हैं क्या कहता है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर टेलीग्राम क्वाइटली एडिटेड आउट, किस चीज को एडिट कर दिया है, फीचर को एडिट नहीं किया है, इसने FAQ के अंदर जो लिखा हुआ था उसके अंदर परिवर्तन लिया है। तो डिजाइन की भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लैंग्वेज या कंटेंट, ठीक है ना, यानी कि देखो पहले भाषा के अनुसार ये कहा जाता था, बाद में इसने इसको दूसरे तरीके से कह दिया। तो परिवर्तन जो हुआ है वो कंटेंट में परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है भाषा में, लैंग्वेज में। ठीक है ना, इन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी जो FAQ में आंसर्स दिए जाते थे। ठीक है ना, तो यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ हमारे सामने ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, डू नॉट प्रोसेस एनी रिक्वेस्ट रिलेटेड टू देम। द आंसर टू अ सेक्शन टाइटल देयर इज इलीगल कंटेंट ऑन टेलीग्राम, हाउ डू आई टेक इट डाउन, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ। हैज नाउ बीन ब्लैंक टू इंक्लूड, ठीक है ना, डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है ना जी, रिमूव नहीं किया गया है। मॉडिफाई या ऑल्टर, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है। जब मॉडिफाई की हम बात कर रहे हैं, मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की लुक को बदल देते हैं, इसी को हम कहते हैं मेक ओवर करना या मेक अप करना। आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी में आपने खर्चा करने की सोची और आपने गाड़ी के अंदर धूम-धाम बढ़िया वाला म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, शीशे काले, गड्डी काली, शीशे कर दे तुसी चमक दमक दी, लाइटें लगवा दी आ ते एदे तुसी की कर देते, मॉडिफाई करा दिया, यानी कि जिसकी लुक को आपने एनहेंस कर दिया। यहाँ लुक को तो एनहेंस नहीं किया, यहाँ पर आपने कहीं भी भाषा के अंदर परिवर्तन कर दिया। ऑल्टर का मतलब सुटेबल चेंजेस उसमें कर दिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर इसका इससे बेहतर कोई और नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, करेक्ट हो गया भाई। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट नंबर 9 हमारे सामने है। ठीक है जी, ये द हिंदू से लिया गया सवाल है। पहले गिवन ऑप्शंस को एक बार हम पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों, फिर आंसर बनाना आसान होगा। सभी पहली चॉइस प्रेपोजिशन की है, दूसरी चॉइस वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं, तीसरी चॉइस प्रेपोजिशन, चौथी चॉइस कंजंक्शन और पांचवी चॉइस हमारे सामने प्रेपोजिशन को लेकर है। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, पैसेज हमें क्या कहता है। पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, पैसेज हमें क्या कहता है। ठीक है भाई, आ जाओ मेरे बच्चों। Maldives. President Mohammad Muizzu landed in New Delhi on Sunday blank
क्या लिखा है, 4-day स्टेट विजिट टू इंडिया एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है ना, लूमिंग का मतलब क्या होता है, जो चढ़ रहा है, धीरे 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 चढ़ रहा है, सर्कुलर वे में किसी चीज को कवर कर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एन इमिनेंट डेब्ट रीपेमेंट, इमिनेंट जो आ रहा है नजदीक, डेब्ट रीपेमेंट ऑन हिज हैंड्स बैक होम। ठीक है जी, तो जो इनके ऊपर अब ये इस तरह का कर्जा आ रहा है, जो इन लोगों को क्या करना है, रीपे ही करना है और तो कुछ नहीं। In an interview to an international broadcaster ahead of his visit, Mr. Mizu said he hoped that India would be ready. किस चीज़ के लिए तैयार होगा, देखते हैं। ईज द मालदीव्स बर्डन, जो मालदीव्स का बोझ उसके ऊपर है, उसको कम करने का कोई ना कोई सोल्यूशन इंडिया निकालेगा। एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वेस्ट अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, करेंसी एक्सचेंज करने का भी एक अरेंजमेंट करेंगे। डेब्ट सपोर्ट ड्यूरिंग बायलेटरल टॉक्स एट हैदराबाद हाउस आफ्टर ही रिसीव्स अ गार्ड ऑफ ऑनर एट द राष्ट्रपति भवन। इंडिया इज फुल्ली कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब जिसे जानकारी हो, नॉलेजफुल, fully cognizant blank our fiscal situation and as one of our biggest development partners। ठीक है, will always be ready to ease our burden, find better alternatives and solutions to the challenges we face। जो मुसीबतें हम झेल रहे हैं, भारत हमेशा मदद करता है, हमारी इस मुसीबत को हल भी करेगा। मिस्टर मुइजू हैड टोल्ड द बीबीसी इन अ रिटन इंटरव्यू, एक लिखित इंटरव्यू में ऐसा कहा गया। हम जानते हैं मालदीव के साथ हमारा क्या पंगा हुआ था, जिसकी वजह से लक्षद्वीप को नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, आप जानते हैं। अब आंसर बनाते हैं बेटा। मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू लैंडेड इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। सर बिल्कुल, इन न्यू दिल्ली के लिए इन सही है, संडे के लिए ऑन सही है। अब उनका लैंड करने का जो पर्पस था, ठीक है ना, तो टू तो डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है, यहाँ पर डेस्टिनेशन नहीं है, विद कंपनी बताता है, ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस बताता है, पर्पज ऑफ विजिट बताया है। 4 दिन की स्टेट विजिट के लिए ये भारत आए हैं। ठीक है बच्चे, एंड इज एक्सपेक्टेड टू मीट, मीटिंग टू के साथ हमें V1 की जरूरत है बेटा, तो तभी ये इन्फिनिटिव सही बनेगा। एक्सपेक्टेड टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इमिनेंट, इमिनेंट जो बढ़ रहा है, नजदीक आ रहा है, डेब्ट रीपेमेंट ऑन हिज हैंड्स बैक होम। ठीक है, आगे लिखा है, इन एन इंटरव्यू टू एन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर अहेड ऑफ हिज विजिट मिस्टर मुइजू सेड ही होप दैट इंडिया वुड बी रेडी। किस चीज के लिए रेडी होगा इंडिया भाई, इंडिया वुड बी रेडी। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ईज द मालदीव्स बर्डन, ये V1 है हमारे सामने, तो इसके लिए हम लोगों को एट की जरूरत नहीं होगी, 4 की जरूरत नहीं होगी, 2 के साथ ही इन्फिनिटिव हम बनाने का काम करेंगे। ठीक है ना, जैसे आप वैसे भी सामान्य भाषा में इस चीज को जानते हैं कि अगर बी के साथ हमारे सामने कोई एडजेक्टिव देखने को मिलता है, तो इस एडजेक्टिव का रीजन एक्सप्लेन करने के लिए हम इन्फिनिटिव इसके साथ लेकर चलते हैं। जैसे आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना, ही इज सेड टू अटेंड यू। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सर किसी भी एडजेक्टिव की पर्पस को बताने के लिए इन्फिनिटिव अपनी जगह वैलिड रहता है। बर्डन एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वेस्ट अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, आगे लिखा है ब्लैंक डेब्ट सपोर्ट। ठीक है, आगे लिखा है भाई डेब्ट सपोर्ट ड्यूरिंग बायलेटरल टॉक्स एट हैदराबाद हाउस आफ्टर ही रिसीव्स अ गार्ड ऑफ ऑनर एट द राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अब यहाँ हमारे सामने है और एंड बट नोर। अब मेरे बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखने का काम करें, तो यहाँ हमारे सामने नोर तो हमारे लिए तब है जब यहाँ नीदर लिखा हो या एडवर्बियल इन्वर्जन हमें बताना हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे सामने। ठीक है जी, ही इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वेस्ट अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, डेब्ट सपोर्ट। सर और तो चॉइस देने के लिए है, चॉइस यहाँ पर है नहीं, बट कॉन्ट्रडिक्शन के लिए है। आप कहेंगे सर एंड कह देने से ये बात समझ में आती है, क्यों? ध्यान से देखना बेटा क्या कहता है, ये कहता है ही इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वेस्ट अ करियर। ही किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रेसिडेंट जो मोहम्मद साहब हैं, इनसे उम्मीद की जाती है रिक्वेस्ट भी करेंगे करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की, और डेब्ट सपोर्ट के लिए ये रिक्वेस्ट करेंगे टॉक्स एट द हैदराबाद। ठीक है भाई, इंडिया इज फुल्ली कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? कॉग्निजेंट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर, और अवेयर के साथ भी ऑफ यूज होता है, कॉग्निजेंट के साथ भी हम ऑफ का ही यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इन धीरे धीरे इन सारे के सारे क्लोज टेस्ट में आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चंस बनाने का सही अप्रोच क्या है।
क्लोज टेस्ट के लिए आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने चाहिए? प्रेपोजिशन लिख लीजिएगा एक तरफ, प्रेपोजिशंस, डेटर्मिनर्स, उसके अलावा एडजेक्टिव्स, उसके अलावा एडवर्ब्स, और अगर उससे थोड़ा और आगे हम जाते हैं तो टेंस, वर्ब, वर्ब मूड, यही टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा आपको क्लोज टेस्ट में परेशान करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए भाई आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर काम करते हैं, और ये द हिंदू से ही हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। और हमारे सामने पहली चॉइस है ऑन, फॉर, टू, विद। प्रेपोजिशन का पहला जिक्र है, इज, वॉज, वर, बीइंग, सभी टेंस को लेकर कहानी है। डिसअप्रूव, डिस्कस, डिस्कार्ड, डिस्प्यूट। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड, ये अपने आप में पॉजिटिव, डिस्कार्ड नेगेटिव, डिस्प्यूट नेगेटिव। झगड़े की बात डिस्प्यूट है। डिस्कार्ड का मतलब जब किसी चीज का प्रयोग करना आप छोड़ देते हैं। डिसप्रूव का मतलब किसी चीज को गलत सिद्ध कर दिया। और डिस्कस का मतलब बातचीत करना। बट ऑल्सो, विद, एंड, सभी हमारे सामने कंजंक्शन है, सर प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, ऑल्सो एक एडवर्ब है जिसका अर्थ सामान्यतः भी निकलता है। बाई, एट, विद, फ्रॉम, प्रेपोजिशन को लेकर बातें हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। द यूनियन कैबिनेट्स डिसीजन टू अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है बाबू सहमति जताना। ठीक है, यूनियन कैबिनेट का डिसीजन जो है सहमति जताने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ब्लैंक 5 more languages including मराठी एंड बंगाली came after a key provision। एक की प्रोविजन के बाद ये सामने आया which mandated, mandated का मतलब जिसने जरूरी बना दिया that a language must have original literary tradition। किसी भी भाषा का अपना साहित्यिक जो है ट्रेडिशन होना चाहिए, उसका अपना एक रिवाज होना चाहिए, पीछे से चला आना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल, हमने इसे डिटेल में बात की। एंड अंडरस्टूड दैट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव। और सर टू प्रूव यहाँ लिखा है तो फिर इसी के ठीक ओपोजिट अगर हमें जाना है तो डिसअप्रूव हम जाएंगे कि इसे सिद्ध किया जा सकता, नहीं सिद्ध किया जा सकता, ये बड़ा डिफिकल्ट है। एज ऑल एंशियंट लैंग्वेजेस बोरोड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि सारी प्राचीन भाषाएं एक दूसरे से उधार ली गई हैं। बट रिक्रिएटेड द टेक्स्ट इन देयर ओन वे, और हर किसी ने अपना टेक्स्ट रिक्रिएट किया है अपने ही तरीके से। ऑन द कॉन्ट्रेरी आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड न्यूमिज्मेटिक एविडेंस, न्यूमिज्मेटिक का मतलब होता है जो पुराने सिक्कों को, पुराने जो कॉइन्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, एविडेंस आर टेंजिबल थिंग्स, ये स्पष्ट चीजें हैं जो आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है भैया, आगे लिखा हुआ है क्या? A senior member of linguistic expert committee told the Hindu, the committee comprises representatives of the Union Ministers of Home and Culture, blank 4 or 5 linguistic experts at any given time. It is chaired blank President of Sahitya Academy। आप जानते हैं बेटा ये तो लास्ट वाला जो वाक्य है पैसिव वॉइस है, मीटिंग के लिए इट यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो पैसिव के लिए हम बाई चुपचाप लगा देंगे, बाकी की विकल्प खत्म हुए। अब आंसर बनाने शुरू कर दे बच्चों, है ना? चलो फोर्थ का आंसर भी यहीं से बन जाएगा। द कमिटी कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ होम एंड कल्चर। ठीक है ना जी, आगे क्या लिखा हुआ है? 4 और 5 लिंग्विस्ट एक्सपर्ट्स। ठीक है ना, तो आपने इनके क्या लिखा हुआ है भाई? मिनिस्टर्स ऑफ होम एंड कल्चर, ठीक है, ब्लैंक 4 और 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, यहाँ बट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बताया गया है भाई। ऑल्सो वर्ब के साथ लिखा होता, वर्ब यहाँ है नहीं, तो विद लिखें या एंड लिखें, विद लिखें या एंड लिखें, ये चॉइस कंफ्यूज करेगी। ठीक है जी, ये चॉइस कंफ्यूज करेगी, विद लिखें या एंड लिखें। देखिए बच्चों, पहली बात तो एक चीज समझने का काम कीजिएगा, प्रेपोजिशन जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट किया जाए तो ये अपने आप में या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाने का काम करता है या एडवर्ब फ्रेज बनाने का काम करता है। और अगर आप सिमिलर कैटेगरी को बैलेंस बनाते हैं तो एंड का काम होता है। अब यहाँ देखने की कोशिश करते हैं हम, कमेटी के अंदर शामिल है रिप्रेजेंटेटिव्स। किसके रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं? यूनियन मिनिस्टर, कौन कौन से? होम और कल्चर। ठीक है जी, और यहाँ पर इनके साथ आने वाले लोग इनके अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं है कि जो इस कल्चर और होम कैटेगरी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके संग ये आ रहे हैं। ठीक है ना जी, तो इनकी विशेषता इनसे कुछ है नहीं, ये अलग इंसान है, वो अलग इंसान है, तो भाई एंड लगा देना यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। अरे हाँ है ना,
ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा शी केम, सॉरी, शी वेलकम्ड राधा एंड प्रिया। तो यहाँ पर उस इंसान ने क्या किया है, दो लोगों का क्या किया है, स्वागत किया है। राधा एक अलग इंसान है, प्रिया एक अलग इंसान है। दोनों आपस में जानते हैं, नहीं जानते हैं, आपस में इनका कोई बातचीत है, नहीं है, नहीं। यहाँ दो इंसानों की संख्या बताई गई है, ठीक है ना। अगर मैं इस एंड को हटाकर विद कह दूं, तो इस विद कहने से इस प्रिया को विद प्रेपोजिशन की वजह से हम राधा के साथ रिलेट कर गए कि उसने वेलकम किया राधा का, राधा के संग कौन आया, प्रिया आया। तो दोनों में फर्क हो जाता है बेटा। यहाँ पर हम किसी को रिलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम सिंपल इंसानों की संख्या बता रहे हैं। चलिए बच्चों, अब ऊपर वाले क्वेश्चन से आंसर बनाना शुरू करते हैं। द यूनियन कैबिनेट्स डिसीजन टू अकॉर्ड, सहमति देना, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ब्लैंक 5 मोर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। 5 मोर लैंग्वेजेस, ओन का तो कोई लेना देना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सरफेस तो है नहीं यहाँ पर। आगे यहाँ 4 लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना जी। अब इनके स्टेटस को किस चीज में ढाला जा रहा है, को ढाला जा रहा है किस में, 4 या 5 लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग मराठी या बंगाली, ठीक है ना जी। फाइन। आगे हमारे सामने क्या कहा है भाई, आगे हमारे सामने कहा है, ये बाद में हमारे सामने आता है, केम आफ्टर अ की प्रोविजन mandated that a language must have original literary tradition, ठीक है, विच तो यहाँ तो प्रूव और डिसप्रूव अपने आप में काम कर जाएगा, इसे सिद्ध करना ना करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। अब एक ही हमारे सामने बचता है, ठीक है ना। लिखा है मस्ट हैव ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन, इसको ड्रॉप कर दिया गया, था या गया कर दिया गया है। देखो प्लूरल तो ये है नहीं, बींग का ताल्लुक नहीं है, इज या वॉज में से हमें एक बात करनी है, ठीक है ना। केम आफ्टर, ये क्या लिखा है, केम आफ्टर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बेटा जी वॉज के साथ इसका आंसर सही बनता है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंज से भरा हुआ था, परेशान करने वाला था। कुछ ऑप्शन देखते ही हम लोगों ने लगा दिए हैं और कुछ ऑप्शन फिर भी परेशान करने के लिए काफ़ी थे, ठीक है बच्चों। तो ठीक इसी तरीके से हम आपके साथ और भी कॉम्प्रीहेंशन एरियाज पर काम करेंगे। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने जो भी कमेंट्स आप करना चाहें, जो भी मुझे आप फीडबैक देना चाहें, आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों। और ये सफ़र मेंस तक आप लोगों का लगातार चलता रहेगा, टेंशन फ्री होकर जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम, उसको ठीक ढंग से अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो, आप अगर हमारी क्लासेस से खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।